The topic we are discussing in this video, it is the carbohydrate metabolism. Now the carbohydrate metabolism, we should be familiar with the terms because आपने देखा होगा बहुत सारी terms आपने सुनी होगी, glycolysis, glycogenolysis, gluconeogenesis, glycogenesis. So ये सारी terms we should be very clear. पहले हमें इनका meaning बहुत clearly पता होना चाहिए so that कोई confusion नहीं रहे. देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है हम हमारे कन्वीनियंस के लिए दो में डिवाइड कर लेते हैं, मेजर मेटाबॉलिज्म पाथवे एंड माइनर मेटाबॉलिज्म पाथवे. मेजर मेटाबॉलिज्म पाथवे जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, फिर हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म, देन वी विल डिस्कस गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म. तो ये तो कुछ हो गए मेन मेटाबॉलिज्म, मेजर मेटाबॉलिज्म पाथवे. माइनर मेटाबॉलिज्म पाथवे जो हम डिस्कस करेंगे, HMP शंट, यूरोनिक एसिड पाथवे, HMP शंट, यूरोनिक एसिड पाथवे, एंड देन लास्टली अल्कोहल मेटाबॉलिज्म. होने के लिए तो माइनर है अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, लेकिन आपके लिए तो मेजर हो गया. सो दीज आर द वेरियस मेटाबॉलिज्म वी आर गोइंग टू डिस्कस. जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. अगर आप ग्लूकोज को आपकी बॉडी के अंदर बना रहे हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोज को बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. फिर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म. ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजन को जब हम बॉडी के अंदर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजन सिंथेसिस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. सो दीज आर द फोर वेरी सिमिलर टर्म्स बट quite difference are there, so we should be familiar with these four terms: the glycolysis, gluconeogenesis, the glycogenolysis and glycogenesis. Now we will start with the first one, that is the glucose metabolism. अब glucose metabolism को पढ़ने से पहले I just want you to recall one thumb rule जो हमने पहले पढ़ा था. एक thumb rule पढ़ा था हमने ये पढ़ा था that जब भी किसी भी रिएक्शन में NAD आएगा, FAD आएगा, उस एंजाइम, उस रिएक्शन में एंजाइम का नाम होगा डिहाइड्रोजनेज. ये हमने पहले पढ़ा था. अब यहां पे आप देखिए एक और हम थंब रूल पढ़ रहे हैं. दिस इज द थर्ड थंब रूल फॉर अस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए व्हाट इज दिस. मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है. ए जो मॉलिक्यूल है हमने क्या किया, ए के ऊपर ATP को लेके आया और ATP को कन्वर्ट कर दिया ADP में, ट्राइफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया और एक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को ए के ऊपर ट्रांसफर कर दिया. तो अब ये मॉलिक्यूल बन गया ए फॉस्फेट. तो बेसिकली आपने फॉस्फेट का ट्रांसफर किया. जब भी आप फॉस्फेट का ट्रांसफर करते हो और आपको उस रिएक्शन में कहीं पे भी ATP दिख रहा है तो उस एंजाइम का नाम हो जाता है काइनेस. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल. मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए फॉस्फेट. ए फॉस्फेट में से हमने क्या किया कि फॉस्फेट को लिया और फॉस्फेट को ADP के ऊपर ट्रांसफर किया और ये ADP फिर कन्वर्ट हो गया ATP में. आप देखो वापस से आपने फॉस्फेट ट्रांसफर किया है और ATP आपको रिएक्शन में दिख रहा है. अगर कभी भी आप फॉस्फेट का ट्रांसफर करते हो और आपको ATP रिएक्शन में दिख रहा है तो एंजाइम का नाम हो जाता है काइनेस. एंजाइम का नाम है काइनेस, राइट. सो दिस इज द थर्ड थंब रूल टू बी रिमेंबर्ड. तो मेरे लिए अभी दो थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है as we move forward, जो आपको हमेशा दिमाग में रखने. NAD, FAD अगर आएगा तो एंजाइम का नाम होगा डिहाइड्रोजनेज, और जब भी हम फॉस्फेट ट्रांसफर करेंगे और ATP रिएक्शन में आएगा तो एंजाइम का नाम होगा काइनेस. ये दो चीज आप दिमाग में रखना. नाउ स्टार्टिंग विद द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. जो पाथवे हम पढ़ रहे हैं दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलाइसिस. Glycolysis, this is also referred as Embedon-Merhab-Parnas pathway. Embedon-Merhab-Parnas pathway. ये कहां पे होता है? तो this occurs in the cytoplasm. इसके अंदर टोटल 10 स्टेप्स होंगे.
आउट ऑफ 10 स्टेप्स 7 स्टेप्स रिवर्सिबल है और 3 स्टेप्स जो हैं वो इरिवर्सिबल है. What we are going to do in this is we'll start with the glucose molecule and we'll do all these 10 steps and ultimately we are going to generate pyruvate. Along with that we are going to generate a certain amount of energy, मतलब कि ATP भी बनाएंगे. अब हमारे लिए कार्बन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर आप कार्बन नंबर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. मींस ग्लूकोज में हमें पता है कार्बन होते हैं 6, पाइरुवेट जो होता है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है. तो अगर आप ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाएंगे, क्योंकि पाइरुवेट में 3 ही कार्बन होते हैं, तो बेसिकली आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे पाइरुवेट के जब आप ग्लाइकोलाइसिस खत्म करेंगे. अब देखिए आपने इसमें इस प्रोसेस में एनर्जी जनरेट किया. नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी जनरेट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. जितनी भी रिएक्शंस जो एटीपी बनाती है वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है. ये अकेला ऐसा पाथवे है जो एनर्जी बनाता है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. और ये होना बहुत जरूरी था. क्यों जरूरी था? क्योंकि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं है, लेकिन आरबीसी को एटीपी तो चाहिए. तो आरबीसी के लिए एटीपी जनरेट करने का एक ही तरीका होता है, वो होता है ग्लाइकोलाइसिस. क्योंकि उसके पास तो पावर हाउस तो है ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं. सो आई कैन से द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसी इज द ग्लाइकोलाइसिस. सो लेट्स राइट डाउन दिस पॉइंट दैट only source of energy for RBC, it is glycolysis, as RBC does not have mitochondria. RBC में तो माइटोकॉन्ड्रिया होते ही नहीं. Now let's see the steps of glycolysis. Glycolysis will start with the glucose molecule and will try to go all the way till pyruvate. सबसे पहले कोई सा भी आप पाथवे करो, आपको जो मॉलिक्यूल होता है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है उस पाथवे में आगे बढ़ने के लिए. एक्टिवेट कैसे करेंगे? हमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी. वी नीड टू ब्रिंग एटीपी इनटू पिक्चर एंड वी नीड टू एक्टिवेट दिस मॉलिक्यूल. हम एटीपी लेके आए, एटीपी को कन्वर्ट किया एडीपी में और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया ग्लूकोज के ऊपर. जब आपने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर किया तो जो प्रोडक्ट बन के आता है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि आपने ग्लूकोज के 6th कार्बन पे फॉस्फेट को ट्रांसफर कर दिया. मैंने आपको बताया था अभी ये चैप्टर चालू होने से पहले, जब भी आप फॉस्फेट का ट्रांसफर करते हैं और एटीपी अगर उस रिएक्शन में आपको दिख रहा है तो एंजाइम का नाम हो जाता है काइनेस. तो यहां पे एंजाइम का नाम हो गया ग्लूकोकाइनेस. ग्लूकोकाइनेस, या फिर क्योंकि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का शुगर है तो ग्लूकोकाइनेस की जगह आप दूसरा काइनेस भी यूज कर सकते हो, दैट इज हेक्सोकाइनेस. हेक्सोकाइनेस ये रिएक्शन तब अच्छे से चलता है जब मैग्नीशियम वहां पे अवेलेबल होता है और ये एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है. दिस इज अ इरिवर्सिबल स्टेप. नाउ दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अच्छा मेरे को आप ये बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता था C6H12O6, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, फ्रक्टोज में भी तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की मोनोसेकेराइड के फॉर्मूला तो सेम होते हैं. ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तो सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट इज दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूल. दिस इज कॉल्ड एज आइसोमर्स. सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तो आइसोमर है. तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. एंड सिंस दे आर द आइसोमर तो एंजाइम का नाम हो गया आइसोमरेस. Now comes the third one. We will bring one more ATP molecule and we are going to transfer one phosphate group on the first carbon and the ATP will convert into ADP. हम इस मॉलिक्यूल को और एक्टिवेट करने के लिए एक और फॉस्फेट के ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं. तो जो प्रोडक्ट बनता है अब ये हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. एंड क्योंकि आपने फॉस्फेट ट्रांसफर किया है or ATP is there in the reaction, so the name of enzyme is kinase. So the name of enzyme here is, it is going to be phosphofructokinase. Phosphofructokinase. इसको हम लिखते हैं phosphofructokinase 1. शॉर्ट में हम लिख देते हैं PFK1. ये जो PFK1 होता है ये अच्छे से काम करता है if the magnesium is there and this is also a irreversible step.
और ये जो PFK1 होता है ये इस पूरे पाथवे का सबसे लेजी एंजाइम है, सबसे लेजी एंजाइम है। और हमें पता है जो भी लेजी होता है वो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ये इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ। इसको 2 इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है। अगर 2 इक्वल डिवीजन करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 3 कार्बन विद 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन विद 1 फॉस्फेट। कैन यू टेल मी a carbohydrate which is having 3 carbon aldehyde as a functional group and keto as a functional group? That was in the beginning of the chapter of carbohydrate. मैंने आपको बताया था कि 2 ही ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं, एक होता है ग्लिसरल्डिहाइड और एक होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो यहाँ पे ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 3 कार्बन के मोनोसेक्राइड्स बनाएगा। क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, and dihydroxy acetone phosphate. Dihydroxy acetone phosphate. These are the 3 carbon molecules. क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है। मतलब कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है, क्योंकि ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो C3H6O3 होगा। अगर मैं पूछूं कि ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो इसका फॉर्मूला सेम है। सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मींस दीज टू आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल्डिहाइड दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। Glyceraldehyde 3 phosphate, and since they are isomer of each other, so the name of enzyme is isomerase. Isomerase. ये जो रिएक्शन बीच में हुआ था स्टेप नंबर 4 where a big molecule was split into 2 small molecule, क्योंकि वो एक लाइसिस रिएक्शन थी। उस एंजाइम का नाम था एल्डोलेज। The name of the enzyme was एल्डोलेज and this aldolase belongs to lyase category, क्योंकि ये लाइसिस कर रहा था। देखिए ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स होने, आउट ऑफ 10 स्टेप्स हमने 5 स्टेप्स को डिस्कस कर लिया। वी आर हाफ वे डाउन। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। हाफ वे डाउन का मतलब क्या है? हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से चालू किया, हमने 5 रिएक्शन कंप्लीट कर ली। आप देखो 5 रिएक्शन के बाद में व्हाट वी आर हैविंग ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड वी आर हैविंग ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो बेसिकली वी आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब जो भी ये वाले ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ होगा, जो भी इस वाले मॉलिक्यूल के साथ होगा, वो सेम रिएक्शन इस वाले मॉलिक्यूल के साथ भी होगा। अब दो बार लिखने की जगह हम क्या करेंगे? हम ये बोल देते हैं कि जो नेक्स्ट 5 रिएक्शंस है वो जो है बेसिकली 2 बार हो जाएगी। जो लास्ट की 5 रिएक्शंस है हम क्या करेंगे? एक ही साइड लिखेंगे और ये बोल देंगे ये 2 बार होगी, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। सो what is going to happen is now we are having the glyceraldehyde 3 phosphate molecule. अब glyceraldehyde 3 phosphate के यहाँ पे NAD will come into action and this NAD will convert into NADH. हमें पता है कि जब भी NADH आता है तो एंजाइम का नाम हो जाता है डिहाइड्रोजनेज। सो यहाँ पे एंजाइम का नाम हो गया glyceraldehyde 3 phosphate डिहाइड्रोजनेज। Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. This glyceraldehyde 3 phosphate now will convert into 1,3 biphosphoglycerate. Will convert into 1,3 biphosphoglycerate. This is also a 3 carbon molecule. It is having 2 phosphate group. So now ADP will come into action. और ADP क्या करेगा? यहाँ से एक फॉस्फेट लेगा और इसको हम ट्रांसफर करेंगे ADP के ऊपर। सो ADP कन्वर्ट हो जाए ATP में। हमें पता है कि जब भी आप फॉस्फेट ट्रांसफर करते हो और एटीपी रिएक्शन में आ रहा है तो एंजाइम का नाम होता है काइनेस। सो नाउ द नेम ऑफ द एंजाइम विल बी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 3 फॉस्फोग्लिसरेट। पहले 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट था, उसमें से एक फॉस्फेट ले लिया, सो नाउ इट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में अभी जो फॉस्फेट है वो 3rd कार्बन पे,
उसको थोड़ा सा उसकी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं, 3 से 2 पे लेके आ जाते हैं. So now the 3-phosphoglycerate, we will slightly mutate the site of the phosphate and will bring the phosphate on the second carbon. So now we are going to have the 2-phosphoglycerate. Because we just have mutated the site of the phosphate, इस रिएक्शन में कोई एटीपी वेटीपी नहीं आ रहा है, केवल फॉस्फेट को कार्बन नंबर 3 से उठा के कार्बन नंबर 2 पे रख दिया, इसलिए एंजाइम का नाम हो गया म्यूटेस. ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट होता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट होता है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक इनोल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं. अगर आप इनोल ग्रुप को ट्रांसफर करते हो तो एंजाइम का नाम हो जाता है इनोलेस, और जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम बोलेंगे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. Phosphoenol pyruvate. That is the reaction number 9. In the last reaction, again the ADP will come into action. यहाँ पे जो फॉस्फेट है इसको ADP पे ट्रांसफर करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP में. जब भी हम फॉस्फेट ट्रांसफर कर रहे हैं और ATP रिएक्शन में आ रहा है तो एंजाइम का नाम हो जाता है काइनेज. सो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में हमने फॉस्फेट का ट्रांसफर किया तो एंजाइम का नाम हो गया काइनेज. द फुल नेम ऑफ द एंजाइम विल बी पाइरुवेट काइनेज. पाइरुवेट काइनेज. दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन. और जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा, जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में से आप फॉस्फेट निकाल दोगे तो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज पाइरुवेट, विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. और क्योंकि ये जो लास्ट के 5 रिएक्शंस हैं, ये जो लास्ट के 5 रिएक्शंस हैं, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि ये लास्ट के 5 रिएक्शंस जो हैं, द लास्ट 5 रिएक्शंस दे आर गोइंग टू अकर फॉर 2 टाइम्स, बिकॉज वी आर हैविंग 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate के 2 molecules थे. देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है ना, हमें इसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको हर बार यही बोला है कि जो भी पाथवे होता है उसके कुछ सर्टेन फिक्स पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं. उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग द होल सीक्वेंस इन द प्रोसेस. वो याद हो जाएगी अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको याद होने लग जाएगी, लेकिन उसके लिए अलग से एनर्जी और टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है. सो व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार इज, हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से चालू किया, इसको इस तरीके से तोड़ा, टोटल 10 स्टेप्स की, और अल्टीमेटली हमारे को पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए. और इस प्रोसेस में हमें कुछ एनर्जी इन्वेस्ट भी करना पड़ा और कुछ एनर्जी हमें वापस रिटर्न में भी मिला. ऑब्वियसली रिटर्न ज्यादा है इसलिए हम ये रिएक्शंस करते हैं, और ये रिएक्शन सारी कहां पे हुई है, साइटोप्लाज्म के अंदर हुई है. अब हमारे को इसमें से पॉइंट्स क्या याद रखते हैं, हम वो देख लेते हैं. सो पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो इस रिएक्शंस को इनहिबिट कर सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया. एक ऐसा ही टॉक्सिन होता है सोडियम फ्लोराइड. सोडियम फ्लोराइड जो होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है, कभी कभी केवल इसको लिखते हैं फ्लोराइड्स. ये फ्लोराइड्स क्या करते हैं, ये इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं. तो अगर आप मान लीजिए आपके पास में एक ब्लड सैंपल है, आपने उसको मान लीजिए आपको उसमें से ग्लूकोज एस्टिमेट करना. मान लीजिए आपने मेरा ब्लड सैंपल निकाला और मैंने कहा कि इसमें ग्लूकोज चेक करके लेके आओ, तो आप उस सैंपल को लेके जाएंगे लैब में, लैब वाला उसको करेगा और टाइम लगाएगा, हो सकता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे, हो सकता है 2 घंटे बाद करे. तो जब आप ब्लड सैंपल लेते हो और आप उसमें ग्लूकोज के लेवल चेक करना चाहते हो, तो बहुत सी बार क्या होता है कि क्योंकि ब्लड सैंपल को लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, मीनवाइल व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल हियर इज द ब्लड सैंपल. अब देखो इस ब्लड सैंपल में ग्लूकोज भी है और आरबीसी भी है, तो और हमें पता है कि आरबीसी जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस कर सकता है. तो हो सकता है मेरा शुगर का लेवल था मान लो 200 जब आपने सैंपल निकाला, लेकिन जब वो लैब वाला इसको चेक करेगा, हो सकता है 2 घंटे बाद, 2 घंटे तक तो ये आरबीसीज बहुत सारा ग्लूकोज खा चुकी होगी, और जो ग्लूकोज एस्टिमेशन आएगा बहुत कम आएगा. तो हम कभी नहीं चाहते कि जब हम ग्लूकोज का एस्टिमेशन हो उस टाइम पे ग्लाइकोलाइसिस चल रहा हो. तो जब भी हम ब्लड सैंपल लेते हैं उसके अंदर थोड़ा सा सोडियम फ्लोराइड मिला देते हैं. मिलाना क्या होता है, जिस कंटेनर में आप लेते हो उसमें पहले से सोडियम फ्लोराइड होता ही है, सो दैट कि आपका ग्लाइकोलाइसिस उसमें नहीं हो, तो जो भी आप एस्टिमेशन करो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए. सो सोडियम फ्लोराइड इज अ इनहिबिटर ऑफ इनोलेज एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द करेक्ट ग्लूकोज एस्टिमेशन. What are the other toxins? The other toxins such as arsenite, iodoacetate. These are the other toxins. Iodoacetate जो होता है and the arsenite जो होता है, arsenite जो है that is going to inhibit the glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. And iodoacetate is going to inhibit the phosphoglycerate kinase. These last two are not very important. ये इतने important नहीं है. जो सबसे important है वो ये वाला है.
कि सोडियम फ्लोराइड जो है कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, वो इनहिबिट करता है इनुलेज को, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम आस्क्ड इन द नेट बोर्ड एग्जाम्स. What are the points to remember? The most lazy enzyme of this pathway, the most lazy enzyme of this pathway is the PFK1, phosphofructokinase 1, जो कि हमने स्टेप नंबर 3 में लिखा है. एक क्वेश्चन आता है, which are the irreversible step of glycolysis? टोटल 10 स्टेप्स थे, उसमें से 10 में से कितने इरिवर्सिबल थे? 3. कौन से 3 इरिवर्सिबल थे? ये देखिए, आप फ्लो चार्ट देखिए, आपको याद आ जाएगा. What are the 3 irreversible steps highlighted in the red color? Look at that, highlighted in the red color. The first one, then the third one, and then the last one, then the last one. So these are the 3 irreversible steps that we are having. These are the 3 irreversible steps that we are having. The first, last, and the rate limiting one. We can see like this कि कौन से rate limiting enzyme, what are the irreversible step of the glycolysis? First, last, and the rate limiting one. इसको ऐसे ही याद रखना है कि कौन से irreversible step होते हैं. 3 होते हैं, first, last, rate limiting one. First, last, rate limiting one. So the irreversible step of glycolysis, फर्स्ट, लास्ट एंड द रेट लिमिटिंग स्टेप. फर्स्ट तो हो गया हमारा हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस, लास्ट हो गया पाइरुवेट काइनेस, एंड रेट लिमिटिंग वन हो गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस. These are the 3 steps which are irreversible. आप इसको बिल्कुल ऐसे ही याद नहीं करना है कि जो एंजाइम काइनेस के साथ एंड होगा वो इरिवर्सिबल होगा, ऐसा नहीं है. अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गो टू स्टेप नंबर 7 और आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. आप देखो स्टेप नंबर 7 वाला जो एंजाइम था, स्टेप नंबर 7 हमने यहाँ पे देखो, उसके नाम में भी काइनेज आ रहा है, बट वो तो रिवर्सिबल है. सो ऐसा नहीं होता कि जो भी काइनेज है वो इरिवर्सिबल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसे याद भी नहीं रखना है, हमें याद रखना है फर्स्ट, लास्ट, रेट लिमिटिंग वन. दीज आर द इरिवर्सिबल. हेक्सोकाइनेस, phosphofructokinase 1, and the last is pyruvate kinase. These are the 3 irreversible enzymes. Now coming to the energetics, हमने कितनी एनर्जी लगाई और कितनी एनर्जी वापस मिली. हमने एक एटीपी को इन्वेस्ट किया था स्टेप नंबर 1 में, और स्टेप नंबर 3 में हमने एक और एटीपी को इन्वेस्ट किया. तो बेसिकली हमने टोटल 2 एटीपी को इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड 2 एटीपी. हमें रिटर्न में क्या मिला? हमें रिटर्न में मिला स्टेप नंबर 6 में, आप देखो स्टेप नंबर 6 में हमें एक NADH मिला, एक NADH मिला. 1 NADH is equal to 2.5 ATP. Then step number 7 में हमें एक ATP मिला. Then step number 10 में हमें एक ATP और मिला, एक ATP और मिला. Now ये जितने भी स्टेप्स थे, स्टेप नंबर 5 के बाद वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं वो 2 बार होते हैं. स्टेप नंबर 5 के बाद वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं 2 बार होते हैं. So what is going to happen is we need to multiply it with into 2. हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे रिएक्शन 2 बार हुए हैं. सो इट इज गोइंग टू बी 5 ATP, 2 ATPs प्लस 2 ATPs. सो आप देखो ओवरऑल जो रिटर्न आया है वो आया है 9 ATPs का. हमने इन्वेस्ट कितना किया था? 2 ATPs, और वापस हमें कितने मिले? 9 ATP. तो नेट बेनिफिट कितना हो गया? 9 minus 2 comes out to be 7 ATP. सो द नेट एनर्जी गेन 7 ATPs. 2 ATP लगाए, 9 ATP वापस आ गए, तो 7 ATP इसका प्रॉफिट हो गया. एक कॉन्सेप्ट होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. अब ये क्या होता है? SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में एनर्जी जो होती है बहुत सारे फॉर्म्स में जनरेट होती है. ATP में भी बन रही है, NADPH के फॉर्म में भी बन रही है, FADH के फॉर्म में भी बन रही है. तो वो सारे रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी जो है दैट इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ATP डायरेक्टली, वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी जो है डायरेक्टली ATP के फॉर्म में बनता है, उनको हम बोलते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. द डेफिनेशन ऑफ SLP, where the energy is directly generated in the form of ATP, not in the NADH और FADH. वो सारे रिएक्शन जिसमें डायरेक्ट एनर्जी बनता है ATP की फॉर्म में, उसको बोलते हैं SLP. So what is SLP is reactions where energy is directly generated in the form of ATP. That is called as SLP. The example of SLP in the glycolysis. Glycolysis में SLP 2 बार हुआ है. एक हुआ था स्टेप नंबर 7 में और स्टेप नंबर 10 में. स्टेप नंबर 7 में एंजाइम का नाम था फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. वहां पे हमने ATP बनाया था डायरेक्ट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में.
और एक बार हमने बनाया था लास्ट रिएक्शन में, दैट इज पाइरूवेट काइनेस। 2 रिएक्शन जहां पे डायरेक्ट एटीपी बनता है ग्लाइकोलाइसिस में। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एंडोक्राइन के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिजियोलॉजी के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाउ द ग्लाइकोलाइसिस इज रेगुलेटेड मींस व्हाट? सी, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है कि ग्लूकोज जो होता है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और उससे प्रोडक्ट बनाते हैं पाइरूवेट, और पाइरूवेट के साथ में निकलता है बहुत सारा एटीपी, एनर्जी। तो बेसिकली वो ये पूछते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस पे इंसुलिन का क्या इफेक्ट होगा, और जो भी इंसुलिन का इफेक्ट होगा उसका अपोजिट इफेक्ट हो रहा होगा ग्लूकागोन का, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागोन तो अपोजिट चलते हैं। तो देखो, आपको ये पता है, इसको रटना नहीं है, इसको अच्छे से समझना है। इंसुलिन जो होता है बहुत सिंपल भी है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कम करना चाहता है। कैसे कम करेगा? इंसुलिन ये चाहता है कि हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज है उसको फटाफट तोड़ तोड़ के खत्म कर दो, और तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज के तोड़ने को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो इंसुलिन क्या करता है कि ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम को बहुत स्टिमुलेट करता है, बहुत स्टिमुलेट करता है, फटाफट ग्लूकोज को तोड़ो और ग्लूकोज को कम कर दो। ग्लूकागोन कभी भी ऐसा नहीं चाहता। ग्लूकागोन तो चाहता है कि ग्लूकोज कभी ना टूटे और ग्लूकोज बना रहे। सो ग्लूकागोन हमेशा ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है। सो दैट इज वन क्वेश्चन दे आस्क कि इंसुलिन का इफेक्ट क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस पे, स्टिमुलेट करता है। दूसरा क्वेश्चन, मान लो एक पेशेंट है, नॉट पेशेंट, एज हेल्दी इंडिविजुअल, उसके सेल के अंदर पहले से बहुत सारा एटीपी पड़ा हुआ है। अगर बहुत सारा एटीपी पड़ा हुआ है तो फिर ग्लाइकोलाइसिस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना यार। ग्लाइकोलाइसिस कर क्यों रहे हो? क्योंकि हमें एनर्जी बनानी होती है। लेकिन अगर किसी सेल में पहले से एटीपी पड़ा हुआ है तो फिर रिएक्शन करो ही मत। सो आई कैन से इफ द एटीपीज आर ऑलरेडी देयर, दे आर गोइंग टू इनहिबिट द प्रोसेस, इनहिबिट करेगा। और ये तो सिंपल नेगेटिव फीडबैक फिनोमिना भी है ना यार। प्रोडक्ट जो होता है वो एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो प्रोडक्ट एटीपी है तो एटीपी इसको इनहिबिट करेगा। बट इसका अपोजिट भी ट्रू है। मान लो किसी रिएक्शन में बहुत सारे एडीपी पड़े हुए हैं, अगर किसी सेल में बहुत सारे एडीपी पड़े हुए हैं, अगर एडीपी बहुत ज्यादा होंगे तो एडीपी क्या करेंगे? एडीपी इसको स्टिमुलेट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस को कि भाई फटाफट रिएक्शन कर और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर। एडीपी बहुत ज्यादा हो रहा है तो एटीपी अगर ज्यादा है तो इनहिबिट कर देंगे, और एडीपी ज्यादा है, अगर एडीपी ज्यादा है तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा। तो जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं वो तो स्टिमुलेट करते हैं, और प्रोडक्ट होता है वो इनहिबिट करता है। जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है, तो अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो ग्लाइकोलाइसिस स्टिमुलेट होगा। पाइरूवेट एक प्रोडक्ट है, तो अगर पाइरूवेट ज्यादा होगा तो पाइरूवेट इसको इनहिबिट करेगा। तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो इनहिबिट करते हैं, सबस्ट्रेट सारे स्टिमुलेट करते हैं। ये तो सिंपल है। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन जिस भी रिएक्शन में ग्लूकोज टूटता है, इंसुलिन उन सारी रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है। सो इंसुलिन इज गोइंग टू स्टिमुलेट द ग्लाइकोलाइसिस, राइट? सो नाउ सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? हमने ये डिस्कस किया कि जब हमने ग्लाइकोलाइसिस किया, जो कि हमने साइटोप्लाज्म के अंदर किया था, ग्लाइकोलाइसिस करने से हमें नेट एनर्जी गेन हुआ था 7 एटीपीज का। अब पॉइंट ये है, ये पाइरूवेट तो बन गया, लेकिन इस पाइरूवेट का करना क्या है? व्हाट टू डू विद दिस पाइरूवेट? ये जो पाइरूवेट है इसका फ्यूचर डिसाइड होगा कि उस सेल के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है। सो पाइरूवेट का फ्यूचर डिसाइड होता है कि जो आगे का प्रोसेस है वो एनएरोबिक होने वाला है या एरोबिक होने वाला है। मींस वेदर द ऑक्सीजन इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल इन द फर्दर प्रोसेस। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, एनएरोबिक रिएक्शन चल रहा है। एनएरोबिक रिएक्शन कहां पे होगा? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो वहां पे तो एनएरोबिक पाथवे होगा। सो व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट में। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इस पाइरूवेट का क्या करना है। पाइरूवेट का क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं है, एनएरोबिक हो या एरोबिक पाथवे। जब पहले हम बात करते हैं एनएरोबिक की, तो अगर एनएरोबिक रिएक्शन होना है तो जो भी पाइरूवेट बनता है, ये पाइरूवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। पाइरूवेट कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। इस कन्वर्जन के लिए हमें we need to invest NADH and which will convert into NAD। और हमें पता है कि जब भी किसी भी रिएक्शन में NADH इस तरीके की चीजें आएगी तो एंजाइम का नाम होगा डीहाइड्रोजनेज। तो यहां पे एंजाइम का नाम हो जाता है लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज ये रिएक्शन करेगा। अब क्योंकि ग्लूकोज से जब पाइरूवेट बनता है तो कितने पाइरूवेट बने थे? 2 पाइरूवेट बने थे, क्योंकि ग्लूकोज जो था वो तो 6 कार्बन का था, पाइरूवेट 3 कार्बन का था, तो 2 पाइरूवेट बनते हैं। अगर 2 पाइरूवेट हैं, बेसिकली अगर 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल हैं तो ये रिएक्शन 2 बार होगा। पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में 2 बार कन्वर्ट होगा, 2 बार कन्वर्ट होगा तो 2 NADH यूज हो जाएंगे।
सो अगर आपसे ये पूछें कि किसी में अगर एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करते हैं तो नेट एनर्जी गेन कितना होगा, देखो ग्लूकोज से पाइरुवेट तक तो एनर्जी जो बनी थी वो बनी थी 7 एटीपी, लेकिन अगर आप ये लास्ट वाला रिएक्शन करोगे तो इसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं 2 NADH, they are going to be invest 2 NADH. So in the anaerobic glycolysis the net energy gain will be 7 ATPs minus 2 NADH. 2 NADH, एक NADH होता है 2.5 ATP का, so now it is going to be 7 ATPs minus 5 ATP comes out to be 2 ATPs. So anaerobic glycolysis से जो net energy gain होता है वो होता है 2 ATP का anaerobic glycolysis से. कमिंग टू द एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की मतलब कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या करना है। अब आप यहां पे देखिए, अगर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, तो ये पाइरुवेट जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है विच इज ऑफ 3 कार्बन, इट विल कन्वर्ट इनटू अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एसिटाइल कोए विच इज ऑफ 2 कार्बन, और ये जो एसिटाइल को है ये आगे चल के क्रेब्स साइकिल को चलाएगा, मतलब कि टीसीएस साइकिल को चलाएगा, क्रेब्स साइकिल को. सो पाइरुवेट के 2 फ्यूचर होते हैं, पाइरुवेट के 2 फ्यूचर होते हैं. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक पाथवे होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा और वो टीसीएस साइकिल चलाएगा. अब यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है. अब आप ध्यान से देखना और इस कॉन्सेप्ट को समझना. वो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हमें थोड़ा सा अटेंटिव होकर समझना है. देखिए, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाते हैं इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाते हैं इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं. मतलब कि ये जो पूरा पाइरुवेट तक का पाथवे ये तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया. आप देखो एसिटाइल कोए जो होता है वो क्रैब साइकिल चलाता है, मतलब ये पूरा क्रैब साइकिल हो गया, क्रैब साइकिल हो गया. सो इफ यू सी दिस रेड कलर रिएक्शन, ग्रीन कलर पाइरुवेट तक तो क्या हो गया, पाइरुवेट तक तो हो गया है ग्लाइकोलाइसिस, और नीचे जो ग्रे कलर का बॉक्स बना रखा है ये हो गया क्रैब साइकिल. तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल को जोड़ने वाली रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है जहां पे पाइरुवेट जो है एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली ये रिएक्शन क्या कर रही है, ग्लाइकोलाइसिस को क्रैब साइकिल से जोड़ दी है. इसलिए इस रिएक्शन का नाम रख दिया हमने लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, नाउ आई एम रिमूविंग ऑल दीज एरोज. ये जो पाइरुवेट है ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट जब होता है, इस रिएक्शन का हमने नाम रख दिया लिंक रिएक्शन. और ये लिंक रिएक्शन कहां पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ये किस किस को लिंक करता है, ये लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रैब साइकिल से, ग्लाइकोलाइसिस को क्रैब साइकिल से. सो द लिंक रिएक्शन, नाउ द डिटेल्स ऑफ द लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन इज अ ब्रिज बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस. सो लिंक रिएक्शन इज बेसिकली इज अ ब्रिज बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रैब साइकिल, टीसीएस साइकिल. ये लिंक रिएक्शन कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. व्हाट इज द लिंक रिएक्शन इज, लिंक रिएक्शन क्या होगा, बेसिकली पाइरुवेट जो है ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में. हमें कार्बन नंबर्स के साथ बहुत अच्छे से रहना है. कार्बन नंबर्स कितना है, पाइरुवेट के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन. एसिटाइल कोए में कितने कार्बन है, 2 कार्बन. 3 कार्बन कन्वर्टिंग इनटू 2 कार्बन मींस इन दिस रिएक्शन व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिमूव 1 कार्बन डाइऑक्साइड. एक तो ये चीज होनी है. सेकेंड चीज, इस रिएक्शन में पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल को ए में. सो बेसिकली वी हैव टू ट्रांसफर अ कोएंजाइम ए, वी नीड टू ट्रांसफर अ कोएंजाइम ए. द थर्ड थिंग दैट हैपेंस इन दिस रिएक्शन इज दैट NAD comes into action and converts into NADH. So when ये वाला जब रिएक्शन होता है ना, लिंक रिएक्शन, तो बेसिकली इसमें 3 चीजें हो रही है. एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, कोएंजाइम ए अंदर जा रहा है, NAD NADH में कन्वर्ट हो रहा है. हमें ये भी पता है कि जब भी NAD NADH आता है तो उस एंजाइम का नाम डीहाइड्रोजनेज होता है. लेकिन अब खाली यहाँ पे NAD NADH तो नहीं आ रहा ना, अब दूसरी चीजें भी हो रही है. तो इस एंजाइम का नाम क्या रखेंगे हम, इस एंजाइम का नाम रखेंगे हम पाइरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. डीहाइड्रोजनेज रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन क्योंकि साथ में दूसरी चीजें भी हो रही है तो इस एंजाइम का हमने नाम रख दिया पाइरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. ये पाइरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को अच्छे से काम करने के लिए बहुत सारे कोएंजाइम्स चाहिए होते हैं. B1, B2, B3, B5, लाइपोमाइड, ये सब होते हैं. तो ये एंजाइम अच्छे से काम करता है, तभी एंजाइम अच्छे से काम करता है. सो दिस इज अबाउट द लिंक रिएक्शन. अब ये जो लिंक रिएक्शन है इसके अंदर हमें एंजाइम जो काम आया दैट इज द PDH कॉम्प्लेक्स, पाइरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. और इसकी डिटेल से क्वेश्चन आते हैं.
हमें ये पता है कि यार पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स तीन चीजें कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, कोएंजाइम ए को अंदर डाल रहा है, एनएडी एनएडीएच में कन्वर्ट कर रहा है, तीन रिएक्शन कर रहा है. सो बेसिकली पीडीएच कॉम्प्लेक्स के तीन यूनिट्स होते हैं. देयर आर थ्री सब यूनिट्स ऑफ द पीडीएच कॉम्प्लेक्स, E1, E2 and E3. E1, E2 and E3. What is E1? What is E1 is? E1 is basically D-carboxylase. E1 का नाम हो गया D-carboxylase क्योंकि ये D-carboxylation कर रहा है. E2 जो है, क्योंकि हम कोएंजाइम ए को ट्रांसफर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेशन. सो E2 इज बेसिकली ट्रांस एसिटाइलेस एंड E3 इज गोइंग टू बी डिहाइड्रोजनेस क्योंकि NAD NADH में कन्वर्ट हुआ है. सो E1, E2, E3 के नाम पता होने चाहिए. E1 डीकार्बोक्सिलेशन, E2 इज ट्रांस एसिटाइलेशन और E3 में क्या हुआ, NAD NADH में कन्वर्ट हुआ इसलिए डिहाइड्रोजनेस. इसके जो पूरा नाम होता है ना E2 और E3 का, इसके पीछे डाइहाइड्रोलाइपोइल वर्ड भी होता है. याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी रहेगा तो चलेगा. द फुल नेम ऑफ E2 एंड E3 is trans-acetylase dihydrolipoid and E3 is dehydrogenase dihydrolipoid. What are the coenzymes? E1 का कोएंजाइम क्या है, E2 का क्या है और E3 का क्या है? कैसे याद रखेंगे? देखिए बहुत आसान है. E1 का कोएंजाइम है B1. E1 का कोएंजाइम है विटामिन B1. E1 is B1. E3, the coenzyme for E3 is vitamin B3. E1 का B1, E3 का B3, E1 का B1, E3 का B3 and B2. B3 and B2. E2 का क्या होगा, B5. तो आप ऐसे याद रखिए 25 प्लस लाइपोमाइड. सो दे आस्क दिस क्वेश्चन, वो पूछते हैं ये चीजें, E1, E2, E3 के नाम क्या क्या है. पीडीएच कॉम्प्लेक्स की डिटेल पे क्वेश्चन आए हुए हैं. पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो है तीन एंजाइम से बना हुआ है, E1, E2, E3. E1 का कोएंजाइम है B1, E3 का कोएंजाइम है B3 एंड B2 एंड E2 का कोएंजाइम है B5 प्लस लाइपोमाइड. B5 प्लस लाइपोमाइड. E1 जो है इसका एक मिसनोमा भी है, एक गलत नाम भी है. E1 is also called as pyruvate dehydrogenase. ये एक मिसनोमा है और यहां से क्वेश्चन नीट पीजी में आया था. E1 और E3 का नाम पूछा था, एक क्वेश्चन में उन्होंने बोला था E1 और E3 का नाम बताओ. तो E1 का जो नाम उन्होंने ऑप्शन में दे रखा था वो था पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस और E3 का नाम हो गया डिहाइड्रोजनेस डाइहाइड्रोलाइपोइल. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन इट इज वर्थ स्पेंडिंग द टाइम टू रिमेंबर E1, E2 एंड E3 और उसके कोएंजाइम्स. नाउ व्हाट इज द क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ दिस. देखिए हमें ये पता है कि ग्लूकोज जो होता है पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है और ये पाइरुवेट के दो फ्यूचर होते हैं. या तो ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल कोए में बाय गोइंग इनटू द लिंक रिएक्शन, या फिर ये कन्वर्ट हो सकता था लैक्टिक एसिड में. जब हमने बात की कि पाइरुवेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, इसके लिए हमें एंजाइम चाहिए होता था पीडीएच कॉम्प्लेक्स, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, और इसकी तीन यूनिट्स थी E1, E2 एंड E3. E1 तब अच्छे से काम करता है जब विटामिन B1 वहां पे अवेलेबल होता है. मान लीजिए एक पेशेंट है और उसके अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है. अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है तो E1 अच्छे से काम नहीं करेगा, E1 की एक्टिविटी कम हो जाएगी. अगर E1 अच्छे से काम नहीं करेगा तो बेसिकली पीडीएच कॉम्प्लेक्स ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये सारी रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी. तो बेसिकली पाइरुवेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है. अगर B1 की डेफिशिएंसी है, B1 नहीं है तो E1 काम नहीं करता. E1 काम नहीं कर रहा मतलब पीडीएच कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहा, तो पाइरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता. नहीं हो पाता तो जो भी पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एक अल्टरनेट होता है कि वो ज्यादातर एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए. और अगर ऐसा हो गया तो लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा. लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा मतलब पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा. लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा. इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से विटामिन B1 डेफिशिएंसी कैन लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस. विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है. विटामिन B1 डेफिशिएंसी कैन लीड टू लैक्टिक एसिडोसिस. So we have discussed so far what? We have discussed about the glycolysis. We have discussed about the link reaction. Link reaction का प्रोडक्ट क्या बना? Link reaction का प्रोडक्ट बना है एसिटाइल कोए. ये एसिटाइल कोए आगे चल के कौन सा पाथवे चलाएगा? क्रेब्स साइकिल और द TCA साइकिल. So now let's see the details of the TCA साइकिल और the Krebs साइकिल. TCA साइकिल कहां पे चलता है? तो TCA साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. TCA साइकिल वर्क्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से देखिए. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन है, द आउटर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन, और जो बीच वाला पार्ट हो गया वो हो गया मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो जो TCA साइकिल है वो चलना चाहिए था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में.
तो जितने भी एंजाइम है क्रेब्स साइकिल के, वो सारे मिलने चाहिए थे आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। एक ऐसा एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता है। क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलते हैं, लेकिन एक एंजाइम नहीं मिलता है। और वो एंजाइम कहां पे पड़ा रहता है? वो पड़ा रहता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। देयर इज वन एंजाइम व्हिच इज फाउंड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो दे आस्क दिस क्वेश्चन, all enzyme of TCA cycle, all the enzymes of TCA cycle are found in the mitochondrial matrix. सारे एंजाइम तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। अभी हम देखेंगे वो कहां पे आता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। एक्सेप्ट सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, ये जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज होता है विच इज फाउंड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज कहां पे मिलता है? तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पड़ा रहता है। सो दैट इज द क्रेब्स साइकिल, दैट इज द क्रेब्स साइकिल। नाउ अब ये क्रेब्स साइकिल, अभी हमें ये समझ में आ गया कि यार ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, इसको चालू करेगा एसिटाइल को। अब हम देखते हैं चलेगा कैसे। और अब आपको कार्बन नंबर्स के अंदर बहुत थोरो होना है। अगर आपको कार्बन नंबर्स अच्छे से आएंगे ना तो क्रेब्स साइकिल बहुत आसान है। इट्स वेरी सिंपल इफ यू कंपेयर विद द ग्लाइकोलाइसिस और एनी अदर पाथवे। सी हियर हाउ दिस इज द क्रेब्स साइकिल। अभी आपको यहाँ पे याद भी हो जाएगी। देखिए कैसे, मुझे ये बताइए एसिटाइल कोए में कितने कार्बन थे? 2 कार्बन्स। इफ यू सी दिस एंटायर क्रेब्स साइकिल, इस पूरे क्रेब्स साइकिल में टोटल 8 स्टेप्स होंगे। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है वो है अल्फा कीटोग्लूट्रेट। आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, इसमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट में 5 कार्बन होते हैं। ये चीज याद रखनी बस, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। अल्फा कीटोग्लूट्रेट इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। अल्फा कीटोग्लूट्रेट इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल। ये पॉइंट याद रखना है, बाकी की चीजें कैसे हो जाएगी। सी अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब सक्सिनाइल को, मैं आपको पहले ये सिखा रहा हूं क्रेब्स साइकिल में कार्बन नंबर्स याद करना, फिर मैं आपको याद करूंगा वेरियस इंटरमीडिएट, और फिर हम रिएक्शंस देखेंगे। तो उसके लिए ऐसा करने से हमें ये पाथवे बहुत आसान फील होगा। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं कार्बन नंबर्स। आपने एक ही कार्बन नंबर याद कर लिया। अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन, 5 कार्बन। When this alpha ketoglutarate converts into succinyl CoA, in that reaction 1 carbon dioxide is out. अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो ये जो 5 कार्बन प्रोडक्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन में। उसके बाद में इस पूरे स्क्रैप साइकिल में कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती है, नहीं जाती है, तो आने वाले सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे 4 कार्बन के। सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सोलोएसीटेट, ये सारे 4 कार्बन के। दिस ऑक्सोलोएसीटेट यूनाइट्स विद एसिटाइल CoA and makes the citrate. Now you can see that 4 carbon uniting with 2 carbon. So citrate में कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। आइसोसिट्रेट में कितने हो गए? 6 कार्बन। और हमें पता है कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कितने होते हैं? 5। तो 6 to 5 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पॉइंट ये है कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5 कार्बन का होता है, उसके बाद वाले सारे प्रोडक्ट 4 कार्बन के होते हैं, उसके सारे ऊपर वाले 6 के होते हैं। या फिर मैं ऐसा बोल दूं, कार्बन डाइऑक्साइड 2 ही जगह पे निकलता है पूरे क्रेब्स साइकिल में। एक निकलता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट से पहले और एक निकलता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद। अल्फा कीटोग्लूट्रेट इज 5 कार्बन, डाउन द लाइन एवरीथिंग इज 4 कार्बन, अपस्ट्रीम एवरीथिंग इज 6 कार्बन। नाउ वंस वी आर क्लियर विद दैट, अब हम इसके इंटरमीडिएट याद करते हैं। कार्बन नंबर तो याद कर लिए, अब हम याद करते हैं व्हाट आर द वेरियस इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। जब हम क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो देखिए हम एक न्यूमोनिक याद कर लेते हैं। सिट्रेट इज क्रेब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सोलोएसीटेट। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि सिट्रेट जो है वो क्रैब का स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है। मुझे ये बताओ कि सिट्रेट जो है वो क्रैब का स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है या फर्स्ट प्रोडक्ट है? सिट्रेट तो प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग सबस्ट्रेट तो एसिटाइल CoA था। तो हमने ऐसा स्टेटमेंट क्यों लिखा कि सिट्रेट इज क्रैब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट? हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक न्यूमोनिक हो गया है। क्या हो गया है? सिट्रेट इज क्रैब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सोलोएसीटेट। तो हमने इंटरमीडिएट को याद कर लिया कुछ इस तरीके से। सिट्रेट इज क्रैब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सोलोएसीटेट। सिट्रेट इज क्रैब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सोलोएसीटेट। हमने कार्बन नंबर याद किए पहले, अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5, डाउन द लाइन एवरीथिंग इज 4, अपस्ट्रीम एवरीथिंग इज 6, कार्बन नंबर याद हो गए। फिर हमने याद किया the various intermediate. Citrate is Krebs starting substrate for making oxaloacetate. So now we are clear with the numbers, we are clear with the various intermediate. Now let's see the name of the enzymes, which are going to be very easy. Now the first, जब एसिटाइल CoA और oxaloacetate आपस में मिलते हैं, they make this big molecule citrate. और इस 2 स्मॉल मॉलिक्यूल जुड़ रहा है और बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, और इस प्रोसेस में कोई एनर्जी यूज नहीं होता। जब आप कोई भी सिंथेसिस रिएक्शन करते हो और एनर्जी यूज नहीं होता है तो एंजाइम का नाम हो जाता है सिट्रेट सिंथेसिस।
एंजाइम का नाम हो गया सिंथेस। सेकेंड रिएक्शन, सिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में। कैसे कन्वर्ट होता है, पहले हम क्या करते हैं, सिट्रेट में से सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। अगर आप सारा पानी बाहर निकालते हो सिट्रेट में से, मींस यू आर गोइंग टू डू द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किया, फिर ये पानी हम वापस दे देते हैं, दैट इज रेफर्ड एज रीहाइड्रेशन। सो इफ यू डू दिस प्रोसेस, डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय रीहाइड्रेशन, तो सिट्रेट जो होता है उसके जैसे एक मॉलिक्यूल बना देता है, उसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट। इस प्रोसेस को करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड एज एकोनिटेज। आइसोसिट्रेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटेट में, और इस कन्वर्जन में NAD comes into action and converts into NADH। और हमें पता है कि जब भी NAD NADH आता है तो एंजाइम का नाम हो जाता है डिहाइड्रोजिनेस। सो हियर द नेम ऑफ द एंजाइम इज आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। देन नेक्स्ट रिएक्शन, अल्फा कीटोग्लूटेट कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल CoA में। इस रिएक्शन में भी NAD आता है और कन्वर्ट होता है NADH में। और जब भी NAD NADH आता है तो एंजाइम का नाम हो जाता है डिहाइड्रोजिनेस। सो हियर द नेम ऑफ द एंजाइम इज अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजिनेस। इन द नेक्स्ट रिएक्शन, सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में। कैसे होता है, सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग ADP इनटू पिक्चर। ADP लेके आते हैं, यहां से एक फॉस्फेट ट्रांसफर होता है और ये ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में। हमें पता है कि जब भी हम फॉस्फेट का ट्रांसफर करते हैं और ATP अगर रिएक्शन में आ रहा है, आप बताओ, फॉस्फेट का ट्रांसफर किया और जब भी ATP पिक्चर में आ रहा है, फॉस्फेट ट्रांसफर ATP पिक्चर में आ रहा है, एंजाइम का नाम क्या होगा, काइनेस। सो हियर द नेम ऑफ एंजाइम इज सक्सिनाइल थायोकाइनेस। Now this succinate will convert into fumarate. इस रिएक्शन में FAD comes into action and converts into FADH। और हमें ये भी पता है कि जब भी FAD FADH ये आता है तो भी एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेस होता है। सो हियर द नेम ऑफ एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस तब काम अच्छे से करता है, ये तभी काम अच्छे से करता है जब यहाँ पे आयरन अवेलेबल होता है। इट रिक्वायर्स आयरन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। देन फ्यूमरेट जो है ये मेलेट में कन्वर्ट होता है, ना तो NAD NADH आता है ना FAD FADH आता है, तो एंजाइम का नाम है सिंपल फ्यूमरेस। फिर ये जो मेलेट है ये कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसीटेट में। जब ये कन्वर्ट होता है इस रिएक्शन में NAD आता है और कन्वर्ट होता है NADH में। और हमें पता है जब ये NAD NADH आएगा एंजाइम का नाम होगा डिहाइड्रोजिनेस। सो हियर द नेम ऑफ एंजाइम इज मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। मेलेट डिहाइड्रोजिनेस। सो आप देखो, दिस इज हाउ द क्रेब्स साइकिल इज हैपनिंग। मींस हो सकता है अभी ऐसा लग रहा हो कि इतने सारे एंजाइम कैसे याद होंगे, अभी कर लेंगे इसको याद। देखो कैसे, सबसे पहले आप मेरे साथ चलो, अल्फा कीटोग्लूटेट हाउ मेनी कार्बन्स, 5, डाउन द लाइन एवरीथिंग 4, अपस्ट्रीम एवरीथिंग 6। ये याद हो गया। दो ही जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एक अल्फा कीटोग्लूटेट के बाद, एक अल्फा कीटोग्लूटेट के पहले। इस पूरे प्रोसेस में 3 जगह पे NADPH बन रहा है, 3 जगह पे NADPH बन रहा है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, 3 जगह पे NADPH बन रहा था। NADH बन रहा था 1 अल्फा कीटोग्लूटेट से पहले, एक बन रहा था अल्फा कीटोग्लूटेट के बाद, एंड 1 NADH वाज टुवर्ड्स द एंड। So in this entire process, how many NADH is generated? 3. 1 before alpha ketoglutate, 1 after alpha ketoglutate, and 1 in the last reaction. कितने ATP बने, कितने FADH बने इस पूरे रिएक्शन में एक ही बार ATP बनता है और एक ही बार FADH बनता है। So 1 FADH and 1 ATP। एंजाइम के नाम इतने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो अभी हम लिख लेंगे। So now let's talk about the points to remember from the Krebs cycle। सबसे पहले हमें याद करना है इनिबिटर। इनिबिटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिबिटर है, टोटल हमें, वैसे तो हमें 3 इनिबिटर याद करने हैं। टोटल वी हैव टू रिमेंबर 3 इनिबिटर्स, बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज मेलोनेट। मेलोनेट क्या करता है? मेलोनेट इनिबिट्स वन एंजाइम ऑफ द Krebs साइकिल, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को इनिबिट करता है मेलोनेट।
देन वी हैव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसके अलावा भी दो और इनिबिटर है, जैसे कि फ्लोरोएसीटेट। फ्लोरोएसीटेट जो होता है, इट इनिबिट्स द एंजाइम एकोनिडेज, एकोनिडेज को इनिबिट करता है। दैट वाज देयर इन द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमने देखा था एकोनिडेज, एकोनिडेज को इनिबिट कर सकता है फ्लोरोएसीटेट। देन देयर इज वन मोर टॉक्सिन, आर्सेनाइट। आर्सेनाइट जो होता है, इट कैन इनिबिट अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। सो ये तीन तरीके से हम क्रेब्स साइकिल को स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो इस पूरे क्रेब्स साइकिल में हमें कोई एटीपी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, हमें केवल एनर्जी का गेन हुआ। कितने एटीपी मिले थे? एक एटीपी। कितना एनएडीएच मिला था? 3 एनएडीएच। एंड हाउ मच एफएडीएच वी हैव गॉट? 1 एफएडीएच। इफ यू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू एटीपी, सो 1 एटीपी इज 1 एटीपी, 1 NADH is equal to 2.5 ATP, so it comes out to be 7.5 ATPs. 1 FADH is equal to 1.5 ATP. So if you club them together, 1 ATP plus 7.5 plus 1.5 comes out to be 10 ATPs. So एक क्रेब साइकिल टोटल कितने ATP देता है? 10 ATPs. 10 ATPs. इफ वी टॉक अबाउट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मैंने आपको सिखाया था एसएलपी क्या होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसके अंदर हमें डायरेक्टली एनर्जी मिलता है एटीपी की फॉर्म में। इस पूरे क्रेब साइकिल में एक ही बार ऐसा होता है जहां पे एनर्जी डायरेक्टली एटीपी बनता है, डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलता है। दैट इफ यू सी दैट वाज देयर इन दिस रिएक्शन स्टेप नंबर 5। केवल स्टेप नंबर 5 में ऐसा हो रहा था कि डायरेक्टली आपको एटीपी मिल रहा था। आप उस रिएक्शन में द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ओनली अकर्स इन द स्टेप नंबर 5, and in that reaction the name of the enzyme was succinyl thiokinase. Succinyl thiokinase. And what is the name of the substrate in that reaction? The name of the substrate in that reaction is succinyl CoA. Succinyl CoA. What is the starting substrate of the Krebs cycle? The starting substrate of the Krebs cycle is acetyl CoA. Acetyl CoA. जस्ट बिफोर द क्रेब साइकिल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बारे में बात की थी, और लिंक रिएक्शन में मैंने आपको बताया था पीडीएच कॉम्प्लेक्स के बारे में, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसकी 3 सब यूनिट थी, E1, E2 एंड E3। आप मेरे को ये बताओ, E1 के लिए कोएंजाइम का क्या नाम था? विटामिन B1। E3 के लिए था विटामिन B3, B2, और E2 के लिए था B5 एंड लाइपोमाइड। ये हमने पढ़ा था लिंक रिएक्शन के अंदर। पीडीएच कॉम्प्लेक्स को हमने डिस्कस किया था लिंक रिएक्शन में। अभी हमने क्रेब साइकिल में एक एंजाइम पढ़ा है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, स्टेप नंबर 4 में। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज के अगर आप कोएंजाइम देखोगे तो कोएंजाइम है इसके अंदर B1, B2, B3, B5 एंड लाइपोमाइड। सो इफ यू सी द सिमिलरिटी, आप इन दोनों में सिमिलरिटी देखो, पीडीएच कॉम्प्लेक्स एंजाइम में और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, दोनों के कोएंजाइम एग्जैक्टली सेम है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है क्रेब साइकिल का विच इज वेरी सिमिलर टू द एंजाइम्स ऑफ द लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन जैसा ही वो एंजाइम है, क्योंकि दोनों के कोएंजाइम्स बिल्कुल सेम है। तो उस एंजाइम का नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। पीडीएच कॉम्प्लेक्स एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, दे हैव वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर, दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग। इसको बोलते हैं हम, दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग। ये दोनों का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिमिलर है, दे आर स्ट्रक्चरल एनालॉग। सो आई एम राइटिंग दिस पॉइंट, दीज टू एंजाइम्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग। These two enzymes are structural analog. इनका स्ट्रक्चर बहुत एक जैसा है, स्ट्रक्चरल एनालॉग है। So we have discussed in this entire discussion we have discussed about the glucose metabolism, कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, लिंक रिएक्शन क्या है, क्रेब साइकिल क्या है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूं और मैं ये बोलता हूं कि इससे आप मैक्सिमम कितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हो, सारे एंजाइम दे दिए, सब कुछ दे दिया, कितनी एनर्जी जनरेट कर पाओगे? तो सबसे पहले आप ग्लाइकोलाइसिस करोगे। आप बताओ ग्लाइकोलाइसिस से नेट एनर्जी कितना जनरेट होता है? 7 एटीपी। अभी हमने पढ़ा था क्रेब साइकिल से नेट एनर्जी कितना जनरेट होता है? 10 एटीपीज। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें कितने एटीपी मिलेंगे, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का ग्लाइकोलाइसिस करते हैं तो कितने पाइरुवेट बनते हैं? कितने पाइरुवेट बनते हैं? 2 पाइरुवेट बनते हैं। अगर 2 पाइरुवेट होगा तो लिंक रिएक्शन भी कितनी बार होगा? 2 बार होगा। कितने एसिटाइल कोए जनरेट हो गए? 2। अगर एसिटाइल कोए 2 जनरेट होंगे तो क्रेब साइकिल भी 2 बार चलेगा।
क्रैब साइकिल 2 बार चलेगा, सो इट इज गोइंग टू बी 10 into 2 कम्स आउट टू बी 20 ATPs। इनफैक्ट अगर आप लिंक रिएक्शन को, अगर आपको याद हो लिंक रिएक्शन में NAD जो था वो कन्वर्ट हुआ था NADH में, मतलब कि एनर्जी बना था लिंक रिएक्शन में भी। और क्योंकि लिंक रिएक्शन भी 2 बार होगा 2 मॉलिक्यूल से पाइरुवेट के, सो द लिंक रिएक्शन विल अकर फॉर 2 times, so we are going to generate 2 NADH in the link reaction। 1 NADH is equal to 2.5, so it is going to be 2 into 2.5 ATP comes out to be 5 ATP। अगर आप इन सबको जोड़ देते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से हम मैक्सिमम कितनी एनर्जी बना सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से तो बनेगा 7 ATP, लिंक रिएक्शन से निकलेगा 5 ATPs और क्रैब साइकिल से निकलेंगे 20 ATPs। सो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टोटल 32 ATPs देगा। इन तीनों को जोड़ लेंगे, इट कम्स आउट टू बी 32 ATPs। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वाया कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन विल गिव यू 32 ATPs। हमें इसको डायरेक्ट स्टेटमेंट ही याद रखना है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी एनर्जी दे सकता है, 32 ATPs दे सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, कि ग्लूकोज को हम कैसे तोड़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, लिंक रिएक्शन कैसे होता है, क्रैब साइकिल कैसे चलता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज अगर आप बाहर से खा नहीं रहे हो तो आपका लीवर ग्लूकोज खुद से बनाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। हम हमारी बॉडी में ग्लूकोज बना कैसे सकते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द ग्लूकोनियोजेनेसिस पार्ट। ग्लूकोनियोजेनेसिस में बेसिक एजेंडा ये है कि हमको अल्टीमेटली ग्लूकोज को जनरेट करना है, ग्लूकोज बनाना है। क्योंकि अगर आप ग्लूकोज नहीं भी खा रहे हो ना तो भी आप देखो, आप कभी हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाते हो। क्यों नहीं जाते हो? आपका लीवर बना लेता है ग्लूकोज। कहां से बनाता है? फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट्स, फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट चीजों से ग्लूकोज बन जाता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अमीनो एसिड से ग्लूकोज बन जाता है, पाइरुवेट से ग्लूकोज बन जाता है, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बन जाता है, फैटी एसिड से ग्लूकोज बन जाता है। सो हमारा लीवर नॉन कार्बोहाइड्रेट चीजों से ग्लूकोज बना देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये कहां पे होता है? मेनली ये होता है लीवर के अंदर। 90% ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज अकरिंग इन द लीवर। थोड़ा बहुत समटाइम्स इन किडनी ऑल्सो, थोड़ा बहुत किडनी में भी हो रहा है, लेकिन मेनली कहां पे हो रहा है? मेनली हो रहा है लीवर में। अब एक पॉइंट ये आता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस किस किस चीजों से हो सकता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट ऐसी कौन कौन सी चीजें जिससे आप ग्लूकोज बना सकते हो? तो जैसे कि यू कैन मेक द ग्लूकोज फ्रॉम द अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से बना सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको जब अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कुछ अमीनो एसिड होते हैं कीटोजेनिक, कुछ होते हैं ग्लूकोजेनिक। सबसे ज्यादा ग्लूकोजेनिक कौन सा होता है? अगर आपने वो लेक्चर सुना है तो मोस्ट ग्लूकोजेनिक कौन सा होता है? एलेनिन। सो अमीनो एसिड से बना सकते हैं द मोस्ट ग्लूकोजेनिक, एंड दिस इज द मेजर सबस्ट्रेट। ये सबसे मेन सबस्ट्रेट होता है। सबसे ज्यादा अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस जो हो रहा है हमारी बॉडी में वो किससे हो रहा है? अमीनो एसिड से हो रहा है। अमीनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। और किस किस चीज से ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकता है अमीनो एसिड से हो सकता है। इट कैन अकर फ्रॉम द पाइरुवेट, इट कैन अकर फ्रॉम लैक्टेट, इट कैन अकर फ्रॉम ओट चेन फैटी एसिड्स। तो आप बहुत सारी चीजों से ग्लूकोज बना सकते हो। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूं हम ग्लूकोज ऑलमोस्ट सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट चीजों से बना सकते हैं एक्सेप्ट ऑफ द वन। और ये इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सबस्ट्रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्सेप्ट। हम ग्लूकोज दुनिया में किसी भी चीज से बना सकते हैं, इसको अभी याद करना है। हम किसी भी चीज से बना सकते हैं एक्सेप्ट ऑफ द वन, एंड दैट इज एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए कैन नेवर एवर अ सबस्ट्रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। एसिटाइल कोए से हम कभी नहीं बना सकते। आप किसी से भी ग्लूकोज बना सकते हो, एसिटाइल कोए से आप कभी कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट कि इन सारी चीजों से हम ग्लूकोज बना कैसे सकते हैं, कि पाइरुवेट से ग्लूकोज कैसे बनेगा, लैक्टेट से कैसे बनेगा, अमीनो एसिड से कैसे बनेगा। अब हम इसको ये डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइरुवेट से ग्लूकोज कैसे बनेगा। मैंने जब आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था, आप मेरे को उसके कुछ बेसिक आंसर करिए ग्लाइकोलाइसिस के। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाया था, टोटल 10 स्टेप्स की थी। उन 10 स्टेप्स में से कितने इरिवर्सिबल थे? इन ग्लाइकोलाइसिस हाउ मेनी इरिवर्सिबल स्टेप्स आर देयर? 3। कैसे याद किया था? फर्स्ट, लास्ट, रेट लिमिटिंग वन। फर्स्ट, लास्ट एंड रेट लिमिटिंग वन। अब देखिए, मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस में ये पाथवे बनवाया था। ग्लूकोज से हमने चालू किया था और अल्टीमेटली हम पाइरुवेट तक पहुंचे थे, और ये 3 इरिवर्सिबल स्टेप थे जो रेड कलर में हाईलाइट कर रखे हैं। अब टास्क जो है वो उल्टा हो गया है। उल्टा ये हो गया, अब हम खड़े हैं यहाँ पे पाइरुवेट के यहाँ पे,
और मैं ये बोल रहा हूं कि आप कैसे भी करके ग्लूकोज तक जाके बताओ, ग्लूकोज बनाना है मेरे को पायरुवेट से, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना है। कैसे बना सकते हैं, कितने हर्डल्स आएंगे, 3 हर्डल्स, देयर आर 3 हर्डल्स, वी हैव टू यूज सम अल्टरनेट वे टू बाईपास दीस हर्डल्स। बाकी तो रिवर्सिबल एंजाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे करेंगे हम इन हर्डल्स को पास, हम क्या करेंगे, these 3 enzymes are the irreversible step, these 3 enzymes are the irreversible step। if I write down the names of these 3 enzymes, यहां पे एंजाइम का नाम था ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज, this was the first irreversible step, the second irreversible step was phosphofructokinase 1 and the third irreversible step was pyruvate kinase। ये 3 irreversible step थे। अब मेरे को इनको बाईपास करना है, कैसे भी करके पायरुवेट से ग्लूकोज तक पहुंचना है। कैसे पहुंचूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ अल्टरनेट पाथवे यूज करूंगा, आई विल यूज सम अल्टरनेट वे, मैं कुछ अल्टरनेट वे यूज करूंगा, मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। जब यहां पहुंचूंगा उसके बाद तो सारे एंजाइम रिवर्सिबल है, ऊपर जाएंगे जाएंगे यहाँ पे अटक जाएंगे, तो उसके बाद हम एक अल्टरनेट यूज करेंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे। फिर वापस से यही सेम एंजाइम यूज करेंगे, रिवर्सिबल था, यहाँ पहुंच गए, फिर अटक गए, फिर अल्टरनेट यूज किया, फिर यहाँ पहुंच गए। तो बेसिकली हमें ये अल्टरनेट पाथवे सीखना है। ये 3 हर्डल्स को हम बाईपास कैसे करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू बाईपास दीज 3 हर्डल्स। So let's see here how we are going to bypass these 3 hurdles। सबसे पहले ये पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इट कम्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है। ये जो पायरुवेट होता है ये कन्वर्ट होता है ऑक्सोलोएसीटेट में। ऑक्सिलो एसीटेट अगर आपको याद हो तो मैंने क्रेब्स साइकिल में पढ़ाया था, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद जो भी आता है 4 कार्बन का होता है। सो पायरुवेट 3 कार्बन, ऑक्सिलो एसीटेट 4 कार्बन, 3 कार्बन टू 4 कार्बन मतलब की कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो द नेम ऑफ एंजाइम इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेशन करने के लिए हमें विटामिन B7 चाहिए होता है। कार्बोक्सिलेशन तभी होता है जब विटामिन B7 होता है। अब ये जो ऑक्सिलो एसीटेट है, ये ऑक्सिलो एसीटेट बाहर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया से, इट विल कम आउट, इट विल कम इन द साइटोप्लाज्म, दिस ऑक्सिलो एसीटेट। ये बाहर आता है विद द हेल्प ऑफ वन शटल दैट इज कॉल्ड एज मेलेट शटल। मेलेट शटल की मदद से बाहर आ जाता है। अब ये ऑक्सिलो एसीटेट है, ये कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कैसे होगा, ऑक्सिलो एसीटेट में कोई फॉस्फेट का मॉलिक्यूल नहीं है और अब हमें बनाना है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इसके नाम में देखो आपको फॉस्फेट दिखेगा। तो कहां से लेके आएंगे फॉस्फेट, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एटीपी को बुलाना पड़ेगा, जिसको हम एडीपी में कन्वर्ट करेंगे और एक फॉस्फेट को इस पे ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन आप एक चीज और देखो, ऑक्सिलो एसीटेट में 4 कार्बन है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। तो 4 कार्बन से 3 कार्बन बनाना है, मतलब कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना भी पड़ेगा। सो इस एंजाइम का नाम होना चाहिए था, अब ध्यान से सुनना आप, इस एंजाइम का नाम होना चाहिए था, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हो तो इस एंजाइम का नाम होना चाहिए था फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट डी कार्बोक्सी काइनेज। काइनेज क्यों बोल दिया, क्योंकि एटीपी आ रहा है और फॉस्फेट ट्रांसफर हो रहा है तो काइनेज बोल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे तो डी कार्बोक्सी बोल दिया। तो एंजाइम का नाम होना चाहिए था फॉस्फोइनोल पायरुवेट डी कार्बोक्सी काइनेज, बट लिटरेचर में इसको लिखा हुआ है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, विच इज अ मिसनॉमर। होना तो चाहिए था डी कार्बोक्सी काइनेज, लेकिन यूज कर दिया कार्बोक्सी काइनेज। कर तो आप डी कार्बोक्सिलेशन रहे हो ना यार, 4 से 3 में जा रहे हो, डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हो, होना डी कार्बोक्सी चाहिए था, लेकिन कार्बोक्सी लिखा हुआ है तो हमें डी कार्बोक्सी याद रखना है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने हर्डल को बाईपास कर लिया। अब आप सारे वही एंजाइम्स को यूज करते जाओगे, बिकॉज बाकी सारे स्टेप्स रिवर्सिबल थे। ऊपर जाओगे, यहां तक पहुंच के यहाँ पे अटक गए, देन यू हैव टू यूज अल्टरनेट। पीएफ के 1 पे जाके अटक गए बिकॉज वो इरिवर्सिबल था। आप एक अल्टरनेट यूज करोगे, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए यू विल यूज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज and you will bypass this hurdle also. Now you will go up and you will stuck here, glucose 6 phosphate पे stuck हो गए, क्योंकि glucokinase जो होता है वो irreversible है। So now you will again use alternate to convert the glucose 6 phosphate into glucose. You will use the alternate enzyme that is glucose 6 phosphatase and you have reached till glucose. So हमें हमारी मंजिल मिल गई। मंजिल कैसे मिल गई, बेसिकली हमारी मंजिल में 3 हर्डल्स थे।
मेरे को पाइरूवेट से ऊपर जाना था कैसे भी करके ग्लूकोज तक, 3 हर्डल्स थे, 3 इरिवर्सिबल एंजाइम थे, तो मैंने कुछ अल्टरनेट पाथवे यूज कर करके एंड वी हैव रीच्ड टिल ग्लूकोज, एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक द ग्लूकोज फ्रॉम पाइरूवेट, दिस इज हाउ वी कैन डू द ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम पाइरूवेट. लेट्स सी हाउ वी कैन डू द ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम लैक्टेट. लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं? मैंने आपको बोला था किसी से भी ग्लूकोज बना सकते हो, एक चीज से नहीं बना सकते. वो कौन सी चीज है? एसिटाइल को है. आधी रात में कोई उठा के पूछ ले कि किससे ग्लूकोज नहीं बन सकता, विच इज नॉट ए सबस्ट्रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, एसिटाइल को है. लैक्टिक एसिड से कैसे बनेगा? सी व्हाट हैपेंस इज, आपने देखा होगा जब आप कभी जिम जाते हो, वहां भारी भारी पत्थर उठाते हो, तो जब आप जिम करते हो तो आपकी मसल्स को बहुत एनर्जी चाहिए होती. मसल्स क्या करती है? फटाफट फटाफट ग्लूकोज को मेटाबॉलाइज करती है. जब भी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म फटाफट फटाफट होता है तो एनारोबिक पाथवे चलने लग जाता है. आप मेरे को बताओ, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट में, और अगर मैं बोलता हूँ एनारोबिक पाथवे चलेगा, फटाफट फटाफट एनर्जी चाहिए थी, तो एनारोबिक पाथवे चलने लग जाता है, तो पाइरूवेट किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? लैक्टिक एसिड में. और ये लैक्टिक एसिड जो होता है आपकी मसल्स के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे आपकी मसल्स जो होती है एकदम रिप्ड हो जाती है. आपने देखा होगा जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो उसके बाद में आपकी मसल्स एकदम ऐसी रिप्ड लगती है, ऐसे भारी बलगम लगती जब आप जिम से बाहर निकलते हो. लेकिन जब आप घर आते हो 3-4-5 घंटे बाद धीरे धीरे आपकी मसल वापस वैसी होने लग जाती है, नॉर्मल जैसे पहले थी. क्यों ऐसा हुआ था? जब आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे तो बहुत लैक्टिक एसिड बना, वो सारी आपको मसल्स के अंदर भर जाता है, धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड ड्रेन हो जाता है. सो जब आप जब जिम से बाहर निकलते हैं तो आपकी मसल्स एकदम रिप्ड होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वो लैक्टिक एसिड जो था वो भरा हुआ था. अब ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे ड्रेन होता है और वो ब्लड से होता हुआ लीवर तक पहुंच जाता है. लीवर इस लैक्टिक एसिड का क्या करेगा? लीवर क्या करता है? इस लैक्टिक एसिड को वापस से कन्वर्ट करता है पाइरूवेट में, और ये पाइरूवेट जो होगा धीरे धीरे वापस से कन्वर्ट होने लग जाएगा ग्लूकोज में. इस पूरे प्रोसेस में हमारे को 6 एटीपीज इन्वेस्ट हो जाते हैं. ग्लूकोज को, लैक्टिक एसिड को धीरे धीरे वापस कन्वर्ट करने में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हमें 6 एटीपी इन्वेस्ट हो जाते हैं, और ये जो ग्लूकोज वापस बनता है ये ब्लड में आ जाता है और ब्लड से होता हुआ मसल्स में यूज होने के लिए चला जाता है. तो बेसिकली अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना वो मसल वाला नहीं है, हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है ये लीवर वाली रिएक्शंस. लीवर में आप देखो लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बन रहा है, और कैसे बनता है? लैक्टिक एसिड पहले कन्वर्ट होगा पाइरूवेट में, और हमें पता है कि पाइरूवेट से ग्लूकोज कैसे बनता है. पाइरूवेट से ग्लूकोज मैंने अभी आपको सिखाया कि पाइरूवेट ऑक्सोएसिटेट में कन्वर्ट होता है, फिर धीरे धीरे हम ऊपर चले जाते हैं. सो दिस इज हाउ इट इज डन. और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कोरीज साइकिल. कोरीज साइकिल. लैक्टिक एसिड जो है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. The next is how the various different amino acids will convert into glucose. अलग अलग अमीनो एसिड ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होंगे? Say for example, let's say टायरोसिन. अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि टायरोसिन से क्या हम ग्लूकोज बना सकते हैं क्या, तो अगर आपने टायरोसिन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म का एक पाथवे होता है. अगर आपको याद है, रोहन के घर पे एल्कोहल पार्टी हुई थी, गाना गाया था, मदर आई थी, फादर आए थे, तो व्हाट वर द वेरियस इंटरमीडिएट? अगर आपको याद है, टायरोसिन कैटाबॉलिज्म पाथवे के वेरियस इंटरमीडिएट थे. हम पहले पीते हैं, फिर हम क्या करते हैं? हम गाते हैं. देन हु कम्स टू स्टॉप? द मदर. देन हु कम्स टू स्टॉप? फादर. इस फादर, वंस द फादर विल कम, अल्टीमेटली एवरीवन विल गो होम. एफ अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा. एफ क्या था? फ्यूमरेट, और ए हो गया एसिटोएसिटेट. आज हमने फ्यूमरेट जो है, वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेम वीडियो. इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्यूमरेट इन द क्रेब्स साइकिल. अगर आपको याद है, मैं आपके लिए केवल एक बार क्रेब्स साइकिल को वापस आपको दिखा रहा हूं. जब हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस चालू किया था उससे जस्ट पहले मैंने आपको क्रेब्स साइकिल बताया था. दिस वाज द क्रेब्स साइकिल. आप देखो, फ्यूमरेट क्रेब्स साइकिल में बनता है. फ्यूमरेट मेलेट में कन्वर्ट हो सकता है, मेलेट ऑक्सोएसिटेट में कन्वर्ट हो सकता है. और आपको पता है कि अगर आपने ऑक्सोएसिटेट बना दिया, मैंने अभी आपको सिखाया था, अगर आप ऑक्सोएसिटेट बना लेते हो तो ऑक्सोएसिटेट से कैसे ऊपर तक जाना है और ग्लूकोज बनाना है, ये हमने सीख लिया है. सो व्हाट आई कैन से इज कि टायरोसिन जो अमीनो एसिड होता है उससे फ्यूमरेट बनता है. ये जो फ्यूमरेट होता है इट कैन कन्वर्ट इनटू ऑक्सोएसिटेट, और ऑक्सोएसिटेट से तो हम ग्लूकोज बना सकते हैं. सो हियर यू कैन सी दैट कि हमने अमीनो एसिड से ग्लूकोज बना दिया टायरोसिन से. आप एक चीज बताओ कि टायरोसिन जो है एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है? टायरोसिन इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. तो टायरोसिन इसलिए नॉन एसेंशियल होता है क्योंकि टायरोसिन को हम फिनाइल एलेनिन से बना सकते हैं, तो फिनाइल एलेनिन से हम ग्लूकोज भी बना सकते हैं. फिर तो फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनाओ, टायरोसिन से फ्यूमरेट बनाओ, फ्यूमरेट से ऑक्सोएसिटेट और ग्लूकोज बन जाएगा. नाउ लेट्स सी वन मोर.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एस्पार्टेट से ग्लूकोज बना के बताओ, एस्पार्टेट अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाओ, तो एस्पार्टेट जो होता है, एस्पार्टेट अमीनो एसिड जो होता है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू अ रिएक्शन कॉल्ड एज ट्रांसअमीनेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया. ट्रांसअमीनेशन हमने न्यूमोनिक डिस्कस किया था, उसमें SOLP कि एस्पार्टेट का जब हम ट्रांसअमीनेशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है ऑक्सोएसिटेट. सो एस्पार्टेट से ऑक्सोएसिटेट बनता है और ऑक्सोएसिटेट से तो ग्लूकोज बना लोगे. अगर आपसे ये पूछा जाए कि एलेनिन अमीनो एसिड से कैसे बनाओगे, एलेनिन का अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एलेनिन तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है पाइरुवेट और पाइरुवेट से ऑक्सोएसिटेट. पाइरुवेट से तो हमें पता ही है ग्लूकोज कैसे बनाना है, पाइरुवेट से ऑक्सोएसिटेट, ऑक्सोएसिटेट से ग्लूकोज. सो यू कैन सी दैट कि डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड से हम इस तरीके से ग्लूकोज बना सकते हैं. और भी हैं जैसे कि वेलिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन. वेलिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन जिसको हम लिख रहे हैं विम. ये जो वेलिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन होता है ये कन्वर्ट हो सकता है. वेलिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन जो होता है इट कैन कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोए. सक्सिनाइल कोए तो क्रेब्स साइकिल में आता है. सक्सिनाइल कोए अगर क्रेब्स साइकिल की आप कोई भी चीज बना सकते हो तो सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सोएसिटेट बन जाएगा और ऑक्सोएसिटेट से ग्लूकोज बन जाएगा. सो बेसिकली यू कैन सी दैट कि डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड से हम ग्लूकोज बना सकते हैं और इसमें से सबसे ज्यादा जो ग्लूकोज बनता है वो बनता है एलेनिन से. इसीलिए हम बोलते हैं एलेनिन इज द मोस्ट ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड. सबसे ज्यादा ग्लूकोज बनाता है एलेनिन, सबसे ज्यादा. डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड से हम ऐसे बना लेते हैं. द नेक्स्ट, ओड चेन फैटी एसिड से कैसे ग्लूकोज बना सकते हैं. फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड का मतलब होता है कार्बन चेन विद एसिड. अगर कार्बन चेन में जो कार्बन नंबर है वो ओड है, जैसे कि 7, 9, 11, 13, तो उसको हम बोलते हैं ओड चेन फैटी एसिड. तो ओड चेन फैटी एसिड से हम ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं. ओड चेन फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, आप बीटा ऑक्सीडेशन वाला वीडियो देखना तो उसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा. जब हम और फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं ओड चेन फैटी एसिड का, तो उसका एक एंड प्रोडक्ट बनता है जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोपियोनाइल कोए. प्रोपियोनाइल कोए इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ओड चेन फैटी एसिड. बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ द फैटी एसिड को बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन. अब ये प्रोपियोनाइल कोए जो होता है इट कैन कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज मिथाइल मेलोनाइल कोए which is of 4 carbon. 3 carbon can convert into 4 carbon. जब ये 3 कार्बन 4 कार्बन में कन्वर्ट होता है, प्रोपियोनाइल कोए मिथाइल मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट होता है, इसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है क्योंकि 3 कार्बन 4 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है. सो इट इज गोइंग टू बी अ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. सो द नेम ऑफ एंजाइम इज प्रोपियोनाइल कोए कार्बोक्सिलेज. ये मिथाइल मेलोनाइल कोए जो बना है ये कन्वर्ट होता है फिर सक्सिनाइल कोए में. सक्सिनाइल कोए तो हमने डिस्कस किया था क्रेब्स साइकिल के अंदर. सक्सिनाइल कोए 4 कार्बन का होता है. फिर सक्सिनाइल कोए से ऑक्सोएसिटेट बन जाएगा और ऑक्सोएसिटेट से ग्लूकोज बन जाएगा. तो बेसिकली कहने की बात यह है कि अगर आपने क्रेब्स साइकिल का कोई भी इंटरमीडिएट बना दिया उससे आप ऑक्सोएसिटेट बना दो, ऑक्सोएसिटेट से ग्लूकोज बन जाएगा. नाउ यहां से क्वेश्चन क्या आता है, यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. ये जो मिथाइल मेलोनाइल कोए ये सक्सिनाइल कोए में जब कन्वर्ट होता है, इसका एंजाइम का नाम है, क्योंकि दोनों देखो आप 4 कार्बन के मॉलिक्यूल है, दोनों 4 कार्बन के, तो ना तो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है. इस एंजाइम का नाम होता है मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेस. मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेस. फॉर दिस वी रिक्वायर विटामिन B12. ये रिएक्शन तभी अच्छे से चलता है जब विटामिन B12 होता है. अगर विटामिन B12 नहीं है तो ये रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा, ये एंजाइम अच्छे से काम नहीं करेगा. मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेस काम नहीं करेगा अगर B12 नहीं है. और इसी को उन्होंने क्लिनिकली एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया. देखो कैसे, आपको पता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो होती है वो एनीमिया भी कराती है. एनीमिया कराती है मींस व्हाट, सी हियर. जब भी किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है, मतलब कि एनीमिया हो रखा होता है, अगर हमें यह पता करना है कि उस पेशेंट को एनीमिया क्यों हुआ है, एनीमिया का कोज पता करना है, तो हम क्या करते हैं, उसका एमसीवी चेक करते हैं. एमसीवी का मतलब होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मींस आरबीसी का वॉल्यूम कितना है. आरबीसी जो है वो बड़े हो गए हैं या छोटे हो गए हैं. हीमोग्लोबिन तो कम है लेकिन हम ये देखते हैं कि आरबीसी बड़ा है या छोटा है. अगर आरबीसी का वॉल्यूम बड़ा हुआ है मींस देयर इज इंक्रीज इन द एमसीवी. अगर एमसीवी बड़ा हुआ है
और उस पेशेंट को एनीमिया हो रखा है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से मैक्रोसाइटिक एनीमियाज होते हैं। लेकिन अगर किसी को एनीमिया हो रखा है और आरबीसी की साइज भी कम हो रखी है, मतलब कि एमसीवी कम हो रखा है, एमसीवी का मतलब है साइज, आरबीसी छोटा है, इसको हम बोल देते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया का एक कॉमन कॉज होता है आयरन डेफिशिएंसी। तो मान लीजिए मैं आपको एक पेशेंट देता हूं, उसको हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया हो रखा है, उसका एमसीवी ज्यादा है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसको B12 की डेफिशिएंसी है या B9 की डेफिशिएंसी है। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि उसमें से कौन सी डेफिशिएंसी आप बता करके बताओ। द सेम क्वेश्चन इज हियर, अ पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद हीमोग्लोबिन 6.2 ग्राम, मतलब कि उसको एनीमिया हो रखा है। आप देखो उसका एमसीवी जो है वो बढ़ा हुआ है, एमसीवी इज हाई, एमसीवी बढ़ा हुआ है। अगर एमसीवी बढ़ा हुआ है तो दो पॉसिबल है, या तो B12 की डेफिशिएंसी या B9 की। कैसे पता करेंगे? आपको चेक करना होगा कि उसका मिथाइल मेलोनाइल कोए के लेवल जो है वो कैसे हैं, बढ़े हुए हैं या नहीं बढ़े हुए हैं। बिकॉज आप यहां पे देखना, अगर किसी को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा तो मिथाइल मेलोनाइल कोए के लेवल बढ़ जाएंगे। तो जब भी हमें ये कंफ्यूजन होता है कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया किसकी वजह से, B12 की डेफिशिएंसी या B9 की डेफिशिएंसी है, हम क्या करते हैं, मिथाइल मेलोनाइल कोए के लेवल चेक कर लेते हैं। अगर B12 की डेफिशिएंसी से हो रहे होंगे तो ये रिएक्शन नहीं हुआ होगा और मिथाइल मेलोनाइल कोए के लेवल बढ़ जाएंगे। सो इफ अ पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद मैक्रोसाइटिक एनीमिया के साथ में आ रहा है और उसका मिथाइल मेलोनाइल कोए के लेवल बढ़े हुए हैं, मतलब कि उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। So this is how the gluconeogenesis we can do with the different substrate. हमने इस पूरे चैप्टर में ये डिस्कस किया कि ग्लूकोज किस किस चीजों से बन सकता है। हम ग्लूकोज किसी से भी बना सकते हैं, पाइरूवेट, लैक्टेट, फैटी एसिड, किसी से भी बना सकते हो, एक चीज से नहीं बना सकते हो, दैट इज एसिटाइल को। एसिटाइल को कैन नेवर एवर बी अ सबस्ट्रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। द लास्ट थिंग इन दिस एंटायर चैप्टर, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। रेगुलेशन कैसे होता है? देखिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे बनता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से, नॉन कार्बोहाइड्रेट चीजों से हम ग्लूकोज बनाते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है इस रिएक्शन को, इंसुलिन को स्टिमुलेट करना चाहिए या इनहिबिट करना चाहिए? क्योंकि इसका प्रोडक्ट ग्लूकोज है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ग्लूकोज है, इंसुलिन तो कभी नहीं चाहता ग्लूकोज बने, तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन इसको इनहिबिट करेगा। और इसका अपोजिट है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन तो हमेशा यही चाहता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़े, तो ग्लूकागोन इसको स्टिमुलेट करेगा, ग्लूकागोन इसको स्टिमुलेट करेगा। सो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि इंसुलिन जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप करता है। इंसुलिन तो बिल्कुल नहीं चाहता कभी भी ग्लूकोज बने। आप तो एक ही याद रखा करो, इंसुलिन, ग्लूकागोन हमेशा इंसुलिन का अपोजिट करेगा। आप मेरे को एक चीज और बताओ, ठीक है ये तो समझ में आ गया यार कि एसिटाइल कोए से आप ग्लूकोज कभी नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एसिटाइल कोए का ग्लूकोनियोजेनेसिस पे इफेक्ट क्या होता है, कि इसको स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है? एसिटाइल कोए जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का सबस्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन इसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करता है, कैसे करता है इसको हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर याद रख लेंगे कि एसिटाइल कोए इज अ स्टिमुलेटर ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो एसिटाइल कोए जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। कैसे करता है देखिए यहाँ पे, एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये बी में कन्वर्ट हो जाए या सी में कन्वर्ट हो जाए। बी में कन्वर्ट होने के लिए इसको एंजाइम चाहिए होता है एक्स, और सी में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए एंजाइम वाई। अगर आप बी की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, हर एक प्रोडक्ट अपने एंजाइम को इनहिबिट करता है। मान लो अगर बी बढ़ता है तो ये बी जाके एक्स को बोलेगा भाई ये रिएक्शन मत कर, मैं तो पहले से ही बहुत बना हुआ हूं। अगर आप बी के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो बी और क्या कर सकता है, बी नहीं चाहता क्योंकि बी पहले से बन चुका है, बी ये चाहता है कि अब और बी नहीं बनना चाहिए, सारा ए जो है वो सी की तरफ चला जाए। तो ये खुद के एंजाइम को इनहिबिट करता है और ये वाले एंजाइम को स्टिमुलेट कर देता है कि सारा ए जो है वो सी की तरफ चला जाए। अब हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। पाइरूवेट के पास दो ऑप्शन है, या तो पाइरूवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाए या पाइरूवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। अगर मान लो आपने एसिटाइल कोए के लेवल बढ़ा दिए, तो एसिटाइल कोए जैसे ही बढ़ेगा ये अपनी खुद की रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा कि भाई और रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से बहुत बना हुआ हूँ। और ये क्या करेगा, एसिटाइल कोए इस पाथवे को स्टिमुलेट कर देगा कि पाइरूवेट को इधर डाइवर्ट कर दो, पाइरूवेट को इधर डाइवर्ट कर दो। सो आई कैन से दैट कि एसिटाइल कोए जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कर तो नहीं सकता, लेकिन उसको स्टिमुलेट जरूर कर सकता है, स्टिमुलेट जरूर कर सकता है। सो
व्हाट आर द रेगुलेटर्स ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस? इंसुलिन इनहिबिट करता है, और स्टिमुलेट कौन कौन करता है? ग्लूकागोन एंड एसिटाइल को, ग्लूकागोन एंड एसिटाइल को। लेट्स समराइज दिस एंटायर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई नो, बट ग्लूकोज सबसे मेजर कार्बोहाइड्रेट है जिसका मेटाबॉलिज्म हमको बहुत डिटेल में डिस्कस करना होता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा है। नाउ कमिंग टू the places of the various place of the reaction। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। लिंक रिएक्शन कहाँ पे हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। टीसीए साइकिल कहाँ पे हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन आपको पढ़ाया था मैंने बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया के अंदर। और इनफैक्ट अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव वर्ड आता है वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं पे होता है। बीटा ऑक्सीडेशन, अगेन यू कैन सी द वर्ड ऑक्सीडेशन इज देयर, माइटोकॉन्ड्रिया। यूरिया साइकिल, टोटल कितने रिएक्शन होते हैं? 5। सम रिएक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया, सम इन द साइटोप्लाज्म। सो यूरिया साइकिल इज पार्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया, पार्टली इन साइटोप्लाज्म। गैग मेटाबॉलिज्म, डू यू रिमेंबर हंटर एंड हल्डर? गैग मेटाबॉलिज्म कौन से ऑर्गेनेल से रिलेटेड होता है? लाइसोसोम से, लाइसोसोम से। सो दीज आर द वेरियस प्लेसेस ऑफ द वेरियस पाथवेज। If we see the match, the following things, now we will do in the reverse direction, that will be easier for us। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट को एनीमिया होगा। मैक्रोसाइटिक या माइक्रोसाइटिक? मैक्रोसाइटिक मींस MCV will be high, so anemia with high MCV, anemia with high MCV, anemia with high MCV। सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज क्रेब्स साइकिल का अकेला ऐसा एंजाइम है जो not found in the mitochondrial matrix, instead found on the inner mitochondrial membrane। So succinate dehydrogenase is the only enzyme which is found on the inner mitochondrial membrane। Malonate is an inhibitor of what? Malonate is an inhibitor of succinate dehydrogenase। Malonate is an inhibitor of succinate dehydrogenase। What is not a substrate of gluconeogenesis? Even without looking at the option, अगर आपसे पूछ ले कि कौन gluconeogenesis का substrate नहीं है, the answer is going to be acetyl-CoA। Answer is going to be acetyl-CoA। Where we generate 10 ATPs। 10 ATPs कौन से पाथवे में बनते हैं? 10 ATPs are generated in the TCA cycle। 7 ATPs कहाँ पे बनते हैं? 7 ATPs बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। कौन से एंजाइम को विटामिन B1, 2, 3, लाइपोमाइड, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन B1, B2, B3, B5, लाइपोमाइड, ये सब किसमें चाहिए होता है? ये सब चाहिए होता है हमें PDH कॉम्प्लेक्स में, विच इज सीन इन द लिंक रिएक्शन। PDH कॉम्प्लेक्स आपको याद होगा, E1, E2, E3। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम होगा, और कौन सा होगा? माइक्रोसाइटिक या मैक्रोसाइटिक? माइक्रोसाइटिक मींस लो MCV। सो लो MCV, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। So these are the various details about this entire glucose metabolism। क्विकली समराइज कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। क्या क्या हमने डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया ग्लाइकोलाइसिस, फिर हमने डिस्कस किया लिंक रिएक्शन को, फिर हमने डिस्कस किया क्रेब्स साइकिल को। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वाले फ्लो चार्ट में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। इस पूरे चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया। ग्लूकोज से हमने पाइरुवेट बनाया, ग्लाइकोलाइसिस किया, पाइरुवेट से हमने एसिटाइल-CoA बनाया, लिंक रिएक्शन किया, और एसिटाइल-CoA से हमने क्रेब्स साइकिल चलाया। देन फिर हमने एक प्रोसेस डिस्कस किया ग्लूकोनियोजेनेसिस, की ग्लूकोज बन कैसे सकता है, राइट? दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक पॉइंट वापस से बोल रहा हूँ, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिससे हम कभी ग्लूकोज नहीं बना सकते, एसिटाइल-CoA, राइट? थैंक यू।